Hello everyone, I welcome you in this unique video series on Lean Six Sigma Black Belt, Green Belt and Yellow Belt course. Yes, it's absolutely free. Language of this video will be English, Hindi-English mix. That is, everything will be in English, but for the benefit of my larger audience, some important part will be communicated in Hindi language also. And the good news is the topics which are being displayed on your screen has been already covered in our previous modules. लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और येलो बेल्ट का कोर्स भी शामिल है, में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। अच्छी खबर यह है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सभी टॉपिक्स को पिछले मॉड्यूल्स में कवर किया जा चुका है। सभी मॉड्यूल्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ माय ऑडियंस, अ शॉर्ट ब्रीफ about the benefit of this course and how you can obtain a Six Sigma or Lean Six Sigma certificate through us is displayed at the end of this video. मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इस कोर्स के बेनिफिट्स और आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है। I am now displaying the agenda of this module on your screen. मैं आपकी स्क्रीन पर इस मॉड्यूल का एजेंडा प्रदर्शित कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस मॉड्यूल। तो चलिए इस मॉड्यूल का शुभारंभ करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉड्यूल, आई विल रिकमेंड यू टू ऑल्सो वॉच मॉड्यूल 3 ऑफ दिस वीडियो सीरीज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लीन एंड सिक्स सिग्मा। इस मॉड्यूल को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो सीरीज का मॉड्यूल 3 जरूर देखें, जिसमें लीन और सिक्स सिग्मा के बीच का अंतर विस्तार पूर्वक बताया गया है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल इज OEE, दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। टू अंडरस्टैंड द OEE and its need, let me ask you a very simple but an important question. OEE और इसकी नीड को ठीक से समझने के लिए मैं उस मॉड्यूल की शुरुआत एक बहुत ही सरल बट महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कर रहा हूँ, और वो प्रश्न ये है कि एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डू मोस्ट ऑपरेशंस मैनेजर जनरली डिमांड और रिव्यू in their organizations, be it a manufacturing sector or a service sector. और प्रश्न ये है कि अधिकतर ऑपरेशनल मैनेजर जनरली क्या रिव्यू करते हैं या क्या डिमांड करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या वो सर्विस सेक्टर हो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स प्रोडक्टिविटी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आंसर है प्रोडक्टिविटी। बट is productivity a right indicator to measure or capture the efficiency and effectiveness both? But क्या productivity, effectiveness और efficiency दोनों को एक साथ नापने का एक right indicator है या नहीं? आंसर है नहीं। क्यों? And the answer is no. Why? Because most of the productivity indices hide potential utilization of capacity, some important losses which lead to low availability, but somehow covered by increasing the speed of work or pressurizing people or even machines. And most of these indices also hide quality of performance. In short, most of the productivity indices hide the real focus for improvement which is required for long-term sustainable improvement. संक्षेप में प्रोडक्टिविटी के अधिकतर इंडिकेटर इम्प्रूवमेंट के राइट फोकस एरिया को छिपा देते हैं, जो कि
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कैपेसिटी की पोटेंशियल यूटिलाइजेशन कितनी हो सकती है, लो अवेलेबिलिटी के पीछे इम्पॉर्टेंट कारण क्या रहे, जो कि किसी तरह स्पीड को बढ़ाकर या मैन पावर को प्रेशराइज कर कवर कर दिए जाते हैं। इन प्रोडक्टिविटी वी जनरली आस्क हाउ मच डिड वी प्रोड्यूस और डिलीवर against the target. But in OEE, apart from productivity, we also ask why could not we produce or deliver more? More in OEE means right first time. So OEE focus both on effectiveness and efficiency. जब हम प्रोडक्टिविटी फोकस होते हैं तो जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने टारगेट के अगेंस्ट कितना प्रोड्यूस किया या कितना डिलीवर किया। बट जब हम ओई फोकस्ड होते हैं तो प्रोडक्टिविटी तो पूछते ही पूछते हैं और साथ में ये भी पूछते हैं कि हम ज़्यादा क्यों नहीं डिलीवर कर पाए या ज़्यादा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए। और जब ज़्यादा की बात होती है ओई में तो वो फर्स्ट टाइम राइट की बात होती है, यानी ओई इंडिसेस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को टेक केयर करती है। सो व्हाट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस और OEE? It is a measure of how effectively a resource or a process is used compared to its full potential. It is not the speed alone, not quality alone, not utilization alone, but it combines time, speed and quality into one metric. तो अगर हमें ये देखना है कि एक रिसोर्स या प्रोसेस अपनी पूरी क्षमता के तुलना में कितना इफ़ेक्टिव है तो हम OEE का इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि ये क्वालिटी, टाइम और स्पीड को एक ही इंडिसेस में कंबाइन कर देता है। OEE was formalized by Seiichi Nakajima in 1970s as part of total productive maintenance, that is TPM, in Japan. He is also called as father of TPM. Why Nakajima gave OEE? He gave it because traditional efficiency ignored breakdowns, small stoppages and defects. He observed that the factories looked busy but delivered poor results. So OEE focuses on identifying, exposing and eliminating hidden losses. OEE को 1970 में सेची नाकाजिमा ने जापान में TPM के दौरान दिया और उनको इसीलिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी TPM का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने OEE इंडिसेस को इसलिए इजाद किया क्योंकि ट्रेडिशनल एफिशिएंसी पैरामीटर्स जो थे वो ब्रेकडाउन, स्मॉल स्टॉपेजेस और डिफेक्ट्स को इग्नोर करते थे। उनके हिसाब से फैक्ट्रियां बिजी तो रहती थी पर रिजल्ट्स बहुत पुअर देते थे। OEE का रियल मकसद है कि हिडन लॉसेस को आइडेंटिफाई करें, एक्सपोज करें और एलिमिनेट करें। सो कमिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल equipment effectiveness, that is OEE, and the formula is OEE is a multiplication of availability into performance into quality। तो OEE के फॉर्मूला को देख लेते हैं और OEE का फॉर्मूला है availability into performance into quality। Availability checks is the resource running as per the plan, performance checks is it running at the right speed, and quality checks is the output of the performance acceptable. In the formula of OEE, availability means actual runtime divided by standard time, and the performance means total output quantity divided by quantity possible in that available time, in that actual runtime, and quality means OK quantity divided by the total output quantity. So let us learn availability, performance
and quality one by one. तो चलिए अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ अवेलेबिलिटी इज एक्चुअल ऑपरेटिंग रन टाइम डिवाइड बाय planned operation time or standard work time, where the planned operation time or standard work time is equal to total time of the shift or total time of shifts minus planned breaks for that shift or shifts. Generally, timings are taken in minutes, but it can be in seconds or hours also. But the most important thing here is that total time of the shift and the planned breaks where the work is not demanded must be as per the organization policy, and the actual run time will be planned operation time or standard work time minus physical stop time in that shift or those shifts. planned operation time या standard work time का मतलब है शिफ्ट का टोटल टाइम माइनस उस शिफ्ट में दिए गए प्लान्ड ब्रेक्स का टाइम. बट सबसे ज़रूरी ये है कि शिफ्ट का टाइम और प्लान्ड ब्रेक्स का टाइम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए. और एक्चुअल ऑपरेटिंग रन टाइम का मतलब यह है कि प्लान्ड ऑपरेशन टाइम माइनस उस शिफ्ट में हुआ फिजिकल स्टॉप टाइम. फॉर एग्जाम्पल, एज पर द पॉलिसी, टाइमिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट for a shift A is from 8 a.m. to 5 p.m. So total time of the shift will be 9 hours, that is 540 minutes. Suppose in this manufacturing unit 65 minutes are kept for planned breaks where work is not demanded, and these planned breaks are 30 minutes for lunch, 2 tea breaks for 10 minutes each, that is 20 minutes, shift start meeting for 10 minutes, and shift end early break for miscellaneous activity for 5 minutes. मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें शिफ्ट ए का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, तो टोटल शिफ्ट का टाइम हुआ 9 घंटे, जो कि हुआ 540 मिनट. अब इस शिफ्ट में जो प्लान्ड ब्रेक्स कंपनी ने दिए हैं जिसमें कि वर्क डिमांड नहीं किया जाता, वो 65 मिनट्स के दिए हैं. और उनका ब्रेकअप इस प्रकार है: 30 मिनट लंच के लिए, 2 चाय के ब्रेक 10-10 मिनट के, मतलब 20 मिनट, 10 मिनट मॉर्निंग मीटिंग का टाइम, और शिफ्ट के अंत में दिया हुआ 5 मिनट का ब्रेक जो मिसलेनियस कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सो व्हाट विल बी द प्लान्ड और स्टैंडर्ड टाइम for that shift, that is shift A, is equal to total time, which is 540 minutes, minus planned break times where the work is not demanded, that is 65 minutes, equal to 475 minutes. तो इस शिफ्ट का प्लान्ड ऑपरेशन टाइम या स्टैंडर्ड वर्क टाइम कितना रहा? 540 मिनट टोटल शिफ्ट का टाइम माइनस 65 मिनट प्लान्ड ब्रेक्स जिसमें कि वर्क डिमांड नहीं किया जा सकता, is equal to 475 minutes. The most important thing here is that the planned operation time or standard work time of any shift is a part of well thought and well designed organization policy. It is fixed till policy is changed. Policy may vary from shift to shift. For example, the morning shift standard time may be X1, general shift timing may be X2, and the night shift timing may be X3. एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो प्लान्ड ऑपरेशन टाइम या स्टैंडर्ड वर्क टाइम होता है किसी भी शिफ्ट का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत ही निर्धारित किया जाता है या निर्धारित करना चाहिए, और ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को बदला ना जाए. ये हो सकता है कि स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग शिफ्टों के अलग अलग हो, जैसे कि सुबह के शिफ्ट का स्टैंडर्ड टाइम अलग हो, जनरल शिफ्ट का अलग हो और नाइट शिफ्ट का अलग हो. इफ़ दिस स्टैंडर्ड टाइम
is part of any written contract, standing order. Standing orders are very common in Indian factories having labor unions, appointment or wage or incentive letter. Then this time can be legally binding and hence it should be only revised following proper process and channel of authorization. For example, if the standard time of a manufacturing unit with shift timings from 8 a.m. to 5 p.m. is 475 minutes, and if that manufacturing unit has labor unions and or the management believes in ethics, transparency and fairness, then no supervisor or the manager should never demand work for even 1 minute over and above 475 minutes in that shift without paying wages to that person for overtime work. कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका शिफ्ट 8 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच का स्टैंडर्ड टाइम 475 मिनट है और अगर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर यूनियन है या मैनेजमेंट एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की बात करती है, तो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सुपरवाइज़र और मैनेजर को किसी भी ऑपरेटर से 475 मिनट से 1 मिनट फालतू भी काम नहीं करवाना चाहिए और अगर वो 1 मिनट फालतू काम करवाते हैं तो उस दिन का उसको उस पर्टिकुलर टाइम का ओवर टाइम देना चाहिए. The important catch here is that operators can take planned breaks only during the planned break timings as defined by the policy and not with their own choice or own will. एक इम्पॉर्टेंट कैच यहाँ पर यह है कि जो ऑपरेटर्स प्लान्ड ब्रेक लेंगे वो उसी टाइम के दौरान लेंगे जो कि पॉलिसी में निर्धारित किया गया है, ना कि अपनी मर्जी से. दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ प्लान्ड operation time or standard time in a customer care center for a night shift. Suppose the timing for the night shift is from 11:30 p.m. to 7 a.m. in the morning. So the total time of night shift will be 7.5 hours, that is 450 minutes. Let's assume that the planned breaks given by the organization in the night shift is for 40 minutes. And during those 40 minutes, work is not demanded. Details of these planned breaks can be 30 minutes for relaxation or physical rest or for food and 10 minutes for tea break. So the total operation time or standard time for night shift will be total shift time, that is 450 minutes, minus planned break times, which is 40 minutes, is equal to 410 minutes. But this standard time is for the night shift only. एक एग्जांपल मैं आपको सर्विस सेक्टर का भी दे रहा हूँ. मान लीजिए एक कस्टमर केयर सेंटर है जिसमें नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है रात को 11:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे, यानी 7.5 घंटे. तो टोटल शिफ्ट टाइम हुआ 450 मिनट. मान लीजिए ये कंपनी 40 मिनट का प्लान्ड ब्रेक देती है नाइट शिफ्ट में, 30 मिनट फिजिकल रेस्ट या रिलैक्सेशन या फूड के लिए और 10 मिनट चाय के लिए. तो इस कंपनी का नाइट शिफ्ट का प्लान्ड ऑपरेशन टाइम या स्टैंडर्ड टाइम हुआ टोटल शिफ्ट टाइमिंग जो कि है 450 मिनट माइनस 40 मिनट प्लान्ड ब्रेक्स के जिसमें काम को डिमांड नहीं किया जाता, इज इक्वल टू 410 मिनट. बट ये टाइम नाइट शिफ्ट के लिए है. नाउ moving to the second component in the calculation of availability, that is actual operating run time. Let's call it as time B. And the actual operating run time is equal to standard work time or planned operation time minus physical stop time. तो अब हम अवेलेबिलिटी के दूसरे पैरामीटर की तरफ चलते हैं जो कि है एक्चुअल ऑपरेटिंग रन टाइम. इस टाइम को हम टाइम बी मान लेते हैं और ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है प्लान्ड ऑपरेशन टाइम या स्टैंडर्ड वर्क टाइम माइनस
physical stop time. Let's take planned operation time or standard work time as time A and actual operating run time as time B. I hope now you will appreciate that because of physical stop time, the actual runtime will be less than the standard work time, or at the most, it can be equal to standard work time if there is no stoppages. मुझे लगता है अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल रन टाइम फिजिकल स्टॉपेजेस की वजह से स्टैंडर्ड टाइम से कम ही होगा. ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टैंडर्ड टाइम के बराबर हो सकता है अगर कोई फिजिकल स्टॉपेजेस नहीं होती है. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर फिजिकल स्टॉपेजेस, and these reasons are called as losses in the language of TPM or in the language of Lean. तो एक क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है कि फिजिकल स्टॉप्स के क्या रीज़न है, और इन रीजंस को हम लीन या टीपीएम की भाषा में लॉसेस कहते हैं. नाकाजिमा gave 6 major losses and 2 losses out of these 6 losses leads to फिजिकल स्टॉप ऑफ वर्क. नाकाजिमा जी ने 6 मेजर लॉस दिए थे, तो उसमें से 2 लॉस ऐसे हैं जो कि फिजिकल स्टॉप को लीड करते हैं, एंड दीज 2 लॉसेस आर ब्रेक डाउन एंड सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉसेस. और ये 2 लॉस इस प्रकार हैं, एक तो ब्रेक डाउन और दूसरा है सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस. कैन यू गेस व्हाट कैन बी द अदर लॉसेस apart from these 2 losses which were given by Nakajima? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अलावा और क्या लॉसेस हो सकते हैं जो नाकाजिमा जी ने दिए थे? Let me give you a hint. Look for those reasons which can lead to physical stoppages of work. एक हिंट आपको दे देता हूँ कि वो रीजंस को ढूंढने की कोशिश कीजिए जिससे कि वर्क फिजिकली स्टॉप हो सकता है. सो द अदर लॉसेस विच कैन लीड टू लो अवेलेबिलिटी कैन बी, और जो लो अवेलेबिलिटी के बाकी कारण हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं: मटेरियल ऑब्लिक रिसोर्स नॉट अवेलेबल, स्टॉपेज ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लानिंग एरर, प्लांट शटडाउन. दो प्लांट शटडाउन is not considered in OEE calculations, but it is considered in TEEP calculations. TEEP means total effective equipment performance, or operator not available, etc., etc. So let us calculate the availability for that manufacturing unit, where the standard time for shift A, which was from 8 a.m. to 5 p.m., was 475 minutes. That is time A. Suppose on 14th January 2026, production was physically stopped for 50 minutes. 20 minutes for breakdown, 10 minutes for model change, 20 minutes for operator not available for production. तो एक बार उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अवेलेबिलिटी निकाल लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी, जिसका स्टैंडर्ड वर्क टाइम 475 मिनट आया था, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की शिफ्ट का. मान लीजिए 14 जनवरी 2026 को उस शिफ्ट में फिजिकल स्टॉप टाइम 50 मिनट का रहा. 20 मिनट मेंटेनेंस की वजह से, 10 मिनट मॉडल चेंज की वजह से और 20 मिनट ऑपरेटर के उपलब्ध ना होने की वजह से. तो एक्चुअल रन टाइम विल बी 475 मिनट्स, दैट इज टाइम ए, माइनस फिजिकल स्टॉप विच इज 50 मिनट्स इज इक्वल टू 425 मिनट्स. अवेलेबिलिटी विल बी 425 मिनट्स, दैट इज रन टाइम, डिवाइड बाय 475 मिनट्स, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, इज इक्वल टू 89.47% फॉर दैट शिफ्ट on 14th January 2026. तो एक्चुअल रन टाइम कितना आया? 475 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम माइनस 50 मिनट का स्टॉपेजेस
इज इक्वल टू 425 मिनट। अवेलेबिलिटी कितनी आई? 425 मिनट डिवाइड बाय 475 मिनट। 425 मिनट क्योंकि उस टाइम पर रन हुआ प्रोडक्शन, 475 मिनट क्योंकि उतना टाइम रन होना चाहिए था, इज इक्वल टू 89.47%। लेकिन ये जो 89.47% OEE है वो सिर्फ 14 जनवरी 2026 की है, और वो भी सिर्फ शिफ्ट ए की। दिस इज द अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन फॉर द कस्टमर केयर सेंटर वेयर स्टैंडर्ड टाइम, that is time A, for night shift was 410 minutes. Suppose the work was stopped physically on 15th January 2025 for 10 minutes and the reason was system was not working. So the actual run time will be 410 minutes minus stop time is equal to 400 minutes, and the availability will be run time, which is 400 minutes, divided by standard time, which was 410 minutes, is equal to 97.6% for night shift on 15th January 2025. ये अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशन मैंने कस्टमर केयर सेंटर के लिए की है, जिसका कि स्टैंडर्ड वर्क टाइम 410 मिनट था नाइट शिफ्ट के लिए। मान लीजिए 15 जनवरी 2025 को रात को 10 मिनट के लिए वर्क स्टॉप हुआ और उसकी वजह थी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो एक्चुअल रन टाइम कितना हुआ? 410 मिनट, जिसमें वो वर्क चलना चाहिए था, माइनस 10 मिनट जो कि वर्क स्टॉप रहा, तो हुआ 400 मिनट। तो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 400 मिनट जिसमें काम हुआ, डिवाइड बाय 410 मिनट जिसमें काम होना चाहिए था, इज इक्वल टू 97.6%। बट ये जो अवेलेबिलिटी आई है वो नाइट शिफ्ट की आई है, और वो भी 15 जनवरी 2025 की। If the OEE is low because of low availability, then right questions should be asked to the right concerning departments or right teams, not only to the production or service or delivery team. अगर लो अवेलेबिलिटी की वजह से OEE कम आती है तो राइट डिपार्टमेंट से राइट क्वेश्चन पूछने चाहिए, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन और डिलीवरी वालों के ऊपर क्वेश्चन की बौछार कर देनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ द मशीन और इक्विपमेंट और द ऑपरेटर और बोथ वर्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम टू कवर द लो अवेलेबिलिटी or to increase the availability in any shift, then that time must be added to plant time or standard time of that shift also. कहने का मतलब ये है कि अगर लो अवेलेबिलिटी की वजह से या अवेलेबिलिटी को बढ़ाने की वजह से किसी ऑपरेटर को या मशीन को या इक्विपमेंट को ज़्यादा टाइम के लिए काम कराया जा रहा है, तो वो टाइम स्टैंडर्ड टाइम में भी ऐड होगा। इन शॉर्ट, अवेलेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 100%। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि अवेलेबिलिटी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अ क्वेश्चन माइट अराइज, कैन अवेलेबल टाइम बी इंक्रीज्ड? Yes, it can be increased by increasing the planned time or standard work time. How? By increasing shift timing or cutting planned break timings or both, or by putting additional shifts on holidays or non-working hours, or by planning more shifts, that is generating more capacity. एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि क्या अवेलेबल टाइम को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, अवेलेबल टाइम को बढ़ाया जा सकता है, और इसको बढ़ाने के लिए हमें स्टैंडर्ड वर्क टाइम या प्लान टाइम को बढ़ाना होगा। कैसे? या तो शिफ्ट के टाइम को इंक्रीज किया जाए या प्लान्ड ब्रेक टाइम्स को कट किया जाए, या दोनों किए जाए, या नॉन वर्किंग आवर्स के दौरान एडिशनल शिफ्ट को लगाया जाए, और या ज़्यादा शिफ्ट की प्लानिंग की जाए ताकि कैपेसिटी बढ़े। माई गाइडलाइंस will be that the communication, involvement and transparency is the key before implementing option 1 or option 2. Morale of the employees and the work related culture of the organization should not be compromised. In short, top leadership should not compromise
on long term value system for short term gains. बट अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 को चुनते हैं तो प्लीज कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और इन्वॉल्वमेंट का ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू सिस्टम को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी नितांत आवश्यकता ना पड़े। मेन फोकस शुड बी टू प्लान एक्शंस टू रिड्यूस दोज लॉसेस which leads to stop time rather to change the plant working time or standard time, which might hide major issues. Lastly, I will say that the decision to increase the planned work time should be a part of well thought strategy to increase the capacity when the tech time, that is the customer demand time, is less than the cycle time or delivery time. What is tech time? What is cycle time? We will discuss in one of our subsequent module or future modules of this video series. लास्ट में बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लान्ड वर्क टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक सोची समझी स्ट्रेटजी के बाद ही करना चाहिए, और ऐसी स्ट्रेटजी तभी अपनानी चाहिए जब आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका टेक टाइम तो है कम, टेक टाइम को कहते हैं कस्टमर डिमांड टाइम, और साइकिल टाइम है ज़्यादा। टेक टाइम और साइकिल टाइम को मैं भविष्य में आने वाले मॉड्यूल्स में कवर करूँगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंडिसेस ऑफ OEE विच इज़ परफॉर्मेंस। तो अब हम चलते हैं OEE की दूसरी इंडिसेस की तरफ जो कि है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को निकालने का फॉर्मूला है, the formula to calculate performance is idle cycle time into units produced, that is output, divide by actual operation runtime or actual runtime. One thing you should notice, and you must notice, that the numerator of availability will become the denominator of performance while calculating OEE. एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए और नोट करना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी का न्यूमरेटर था वो OE की कैलकुलेशन में परफॉर्मेंस का डिनोमिनेटर बन जाता है, और इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द अदर फैशन ऑल्सो, विच इज़ टोटल आउटपुट क्वांटिटी, दैट इज नंबर प्रोड्यूस्ड, सर्विस्ड और डिलीवर्ड, डिवाइड बाय the quantity or numbers possible in actual run time. और इसका दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार है कि हमने कितनी आउटपुट क्वांटिटी दी, यानी कितने नंबर प्रोड्यूस किए, सर्विस किए या डिलीवर किए, डिवाइड बाय उस रन टाइम के अंदर कितने नंबर्स पॉसिबल थे प्रोड्यूस करने या डिलीवर करने या सर्विस करने। द लॉस विच आर ऑलरेडी बुक्ड in the calculation of availability will not or will never be booked again in performance. एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशन के दौरान किसी लॉस को बुक कर दिया है तो वो परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन में दोबारा नहीं आएगा। एंड द रीजन फॉर लो परफॉर्मेंस कैन बी 2 major losses out of 6 major losses given by Nakajima, which leads to low performance. And these 2 losses are idling and minor stops and reduced speed. तो अब मैं आपको नाकाजिमा जी के द्वारा दिए गए 6 मेजर लॉसेस में से उन 2 लॉसेस को बता रहा हूँ जो कि लो परफॉर्मेंस के कारण बनते हैं, और वो लॉसेस हैं idling and minor stops or reduced speed. Other reasons for minor stop which can lead to low performance can be, minor stoppages के कुछ कारण और भी हो सकते हैं, वो इस प्रकार हैं: measurement loss, delay of instructions, delay of communication, distribution related minor issues, organizing or planning related minor issues, or silent protest, demotivation, etc., etc.
Physical stoppages can lead to low availability and also to low performance. I will give you an idea so that you can distinguish which one has to be booked in low availability and which has to be booked in performance. Those physical stops which are not feasible to record or practical to record or not advisable to record, all those physical stops will come under the performance loss. And those physical stops which should be recorded should be booked under availability. This is only a thumb rule. एक कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में आता है कि फिजिकल स्टॉप कौन सा परफॉर्मेंस मिले और कौन सा अवेलेबिलिटी मिले। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि जो फिजिकल स्टॉप्स को रिकॉर्ड करना फिजिबल नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है या एडवाइजेबल नहीं है, ऐसे सभी फिजिकल स्टॉप्स को आपको परफॉर्मेंस में बुक कर देना चाहिए और बाकी फिजिकल स्टॉप्स जिनका रिकॉर्ड करना आवश्यक है उनको अवेलेबिलिटी में बुक करना चाहिए। इसको एक थंब रूल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग स्टॉप टाइम? Saichi Nakajima never fixed a second-based or minute-based rule or criteria to capture the physical stop time. He emphasized that losses should be made visible without overburdening the operators. My guideline will be stop time should be recorded in real time without assuming it later while making report, and preferably that timer should be automated. मेरी एक एडवाइस है कि अगर जहाँ पर भी आप फिज़िकल स्टॉप टाइम को रिकॉर्ड करते हैं वो रियल टाइम में होना चाहिए और रिकॉर्ड करने वाली चीज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए और प्रेफरेबली ऑटोमेटेड होनी चाहिए। एज अ थंब रूल फॉर फास्ट स्पीड प्रोसेसेस वेयर साइकिल और डिलीवरी टाइम इज़ इन सेकेंड्स और वेयर stoppages in seconds might lead to a large impact to the organization. Any stoppages more than 30 seconds must be recorded as physical stop time. Even 5 to 10 seconds of stoppage time is acceptable in such cases if the timer is automated and authentic. For other processes, such limit can vary from above 1 to 5 minutes. Above 1 minute in manufacturing and above 5 minutes in service sector is a good practice. स्टॉप टाइम के बारे में मेरी राय ये है कि स्टॉप टाइम को रियल टाइम में ही कैप्चर करना चाहिए, ना कि ओई की रिपोर्ट बनाने के दौरान। और टाइमर जो है जो स्टॉप टाइम को रिकॉर्ड करता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और प्रेफरेबली ऑटोमेटेड होना चाहिए। एक थंब रूल आपको दे देता हूँ, जहाँ पर भी फास्ट स्पीड प्रोसेसेस हैं, जहाँ की साइकिल टाइम और डिलीवरी टाइम सेकंड्स में है या जहाँ के सेकंड्स में टाइम गंवाने से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर 30 सेकंड या उससे ज़्यादा का टाइम रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर वहाँ पर टाइमर ऑटोमेटेड है और ऑथेंटिक है तो 5 से 10 सेकंड के ऊपर का टाइम भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाकी जगह पर 1 या 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए। 1 से ज़्यादा का टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम सर्विस सेक्टर के लिए रिकॉर्ड करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। नाउ कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल वेयर वी हैव कैलकुलेटेड अवेलेबिलिटी फॉर शिफ्ट ए on 14th January 2026 and which was 89.47%. In that case, the standard work time was 475 minutes and the actual run time was 425 minutes because of 50 minutes of physical stoppages. Suppose the actual output in that shift was 40 parts or 40 units. Cycle time for that part is 10 minutes, which is fixed by the process engineers. So the performance will be idle cycle time, which is 10 minutes, into unit produced, which is 40, divided by actual run time, which was 425 minutes, is equal to 94.11%. So the availability into performance will be how much?
89.47% availability into 94.11% performance is equal to 84.21%. This is not the OEE. तो अब मैं उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें हमने शिफ्ट ए की 14 जनवरी 2026 की अवेलेबिलिटी 89.47% निकाली थी। इसमें स्टैंडर्ड टाइम था 475 मिनट्स, अवेलेबल टाइम था 425 मिनट्स, क्योंकि 50 मिनट के लिए वर्क स्टॉप हुआ था। मान लीजिए उस 425 मिनट में एक्चुअल जो आउटपुट निकली वो 40 यूनिट्स की निकली, जिसका स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है 10 मिनट्स। तो परफॉर्मेंस क्या हुआ? स्टैंडर्ड साइकिल टाइम जो कि है 10 मिनट्स इनटू आउटपुट प्रोड्यूस्ड विच इज़ 40 यूनिट्स यानी कि 40 यूनिट डिवाइड बाय एक्चुअल रन टाइम जो कि था 425 मिनट। परफॉर्मेंस निकल के आई 94.11%। तो 14 जनवरी 2026 को शिफ्ट ए की अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को अगर हम गुणा करते हैं तो वो आता है 89.47% अवेलेबिलिटी इंटू 94.11% परफॉर्मेंस बराबर 84.21%। ये OEE नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल where the performance is calculated for a customer care center where we have already calculated the availability as 97.6%. That was for night shift on 15th January 2025. ये उस कस्टमर केयर सेंटर के परफॉर्मेंस निकालने का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें हमने नाइट शिफ्ट की अवेलेबिलिटी 15 जनवरी 2025 को 97.6% निकाली थी। So what was the available time? It was 400 minutes. Suppose the output on that day in night shift was 66 calls. Average cycle time defined by the organization for such calls is 6 minutes. So the performance will be idle cycle time, which is 6 minutes, into output delivered, which is 66 calls, divide by 400 minutes available time. So the performance will be 99%. 15 जनवरी 2025 को नाइट शिफ्ट में अवेलेबल टाइम था 400 मिनट। एक्चुअल आउटपुट जो इस कस्टमर केयर कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स ने दी उस दिन नाइट शिफ्ट में वो थी 66 कॉल्स। एवरेज साइकिल टाइम जो कॉल्स का एक्सपेक्टेड था वो था 6 मिनट। तो परफॉर्मेंस निकली आइडियल साइकिल टाइम जो था 6 मिनट इनटू डिलीवर्ड कॉल्स जो की थी 66 डिवाइड बाय एक्चुअल रन टाइम जो था 400 मिनट। तो परफॉर्मेंस निकल के आई 99%। इन शॉर्ट, availability focus on time loss due to stoppages and the performance focus on speed loss within a given available time, and the availability into performance focus on time and speed. तो शॉर्ट में बात करें तो अवेलेबिलिटी स्टॉपेज की वजह से टाइम लॉस पर फोकस करता है और परफॉर्मेंस अवेलेबल टाइम में स्पीड लॉस को फोकस करता है। और अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों मिलकर टाइम और स्पीड पर फोकस करते हैं। वन क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड इज दैट कैन परफॉर्मेंस बी मोर देन 100%? The answer is no in ideal theoretical situation. But on some special days, if it goes beyond 100%, which is a practical situation where employees themselves agree or agreed to increase the speed of the work by putting some extra effort, it can be ignored also. My recommendation will be 1 or 2 shifts in a month can be ignored for performance greater than 100% if quality was not compromised in those shifts. Please also note what extra was done to increase the performance, which will be helpful in future. Please also watch my comments for service sector in subsequent discussion or subsequent slides. एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये है
कि क्या परफॉर्मेंस 100% से ज़्यादा हो सकती है। अगर आइडियल थ्योरेटिकल सिचुएशन को देखें तो इसका आंसर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुछ स्पेशल दिनों में अगर ये 100% से ज़्यादा चली जाती है परफॉर्मेंस, जो कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहाँ की एम्प्लॉयज़ ने मिलकर ही स्पीड बढ़ाने के लिए एग्री किया और खुद से एफर्ट लगाए, तो ऐसे महीने में 1-2 केसेस को इग्नोर भी किया जा सकता है अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हाँ, उस दिन क्या एक्स्ट्रा किया गया या उस शिफ्ट में क्या एक्स्ट्रा किया गया, उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। सर्विस सेक्टर के बारे में मेरे कमेंट्स को आने वाले स्लाइड्स या आने वाले डिस्कशन में ज़रूर देखिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ गेटिंग परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 100%। परफॉर्मेंस के 100% से ज़्यादा आने के क्या कारण हो सकते हैं, उन रीजंस को एक बार समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस कैन बी मोर देन 100%. फर्स्ट, द एक्चुअल ideal cycle time is less but is being shown more in OEE calculations. If this is the case, then the cycle time is to be revised in standard calculations. परफॉर्मेंस के 100% से ज़्यादा आने के पीछे कुछ कारण और भी हो सकते हैं। वो इस प्रकार हैं, जब एक्चुअल साइकिल टाइम तो हो कम बट OEE की कैलकुलेशन में दिखाया जा रहा हो ज़्यादा। अगर ऐसे केसेस हैं तो आइडियल साइकिल टाइम को OEE की कैलकुलेशन में चेंज कर देना चाहिए। सेकेंड केस वेयर द परफॉर्मेंस कैन बी मोर देन 100% if process is manpower dependent. That means more people were put for work on that day against the defined manpower for that output. In such cases, OEE calculation should be carried out as being explained in the following example. परफॉर्मेंस 100% से ज़्यादा वहाँ पर भी आ जाती है जहाँ की प्रोसेस जो है या जॉब जो है मैन पावर डिपेंडेंट है, यानी कि किसी दिन डिफाइंड मैन पावर की जगह ज़्यादा मैन पावर का यूज़ कर लिया गया है। अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें OEE की कैलकुलेशन को थोड़ा रिवाइज कर देना चाहिए, जो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। सपोज इन अ कस्टमर केयर सेंटर the average cycle time is 6 minutes to make calls to the customer, but for 2 hours additional resource was provided. So the expected output in 400 available will be 400 by 6 for operator 1 and plus 120 minutes divided by 6 for operator 2 for additional time is equal to 86.66 calls, not the 66.66 calls which is for operator 1 only. But if the actual calls were made 80, then the performance for that shift will not be 80 divided by 66.66, but 80 divided by 86.66. For any query, you may contact me on my WhatsApp number. For example, एक कस्टमर केयर सेंटर है जिसमें कि एवरेज साइकिल टाइम कस्टमर को कॉल करने का 6 मिनट है, बट उस कस्टमर केयर सेंटर में 2 घंटे के लिए एक एडिशनल मैन पावर दी गई, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो 400 मिनट में निकल के आएगी वो 400 डिवाइड बाय 6 मैन पावर 1 की और 120 डिवाइड बाय 6 मैन पावर 2 की, जो कि है 86.66 कॉल्स। तो अगर एक्चुअल कॉल्स 80 की गई तो परफॉर्मेंस 80 डिवाइड बाय 66.66 ना होकर होंगी 80 डिवाइड बाय 86.66. One thing which I want to highlight here is Lean even challenges the potential, that is idle cycle time, so as to improve the value and non-value adding time both. But OEE generally don't challenge the defined cycle time if performance is less than 100%. Hence, OEE is one of the KPI of Lean, but not the only KPI. एक चीज़ मैं यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि Lean पोटेंशियल यानी आइडल साइकिल टाइम को भी चैलेंज करता है, क्योंकि उसका काम है वैल्यू और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी या एडिंग टाइम दोनों को इम्प्रूव करना। जबकि OEE अगर परफॉर्मेंस 100% से कम आ रही है तो जनरली डिफाइंड साइकिल टाइम को चैलेंज
नहीं करती है। तो इसलिए ओई को लीन का एक केपीआई तो मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेला केपीआई नहीं हो सकता। टू क्लैरिफाई डाउट्स related to OEE application in service sector and human dependent processes, I am now displaying 4 slides back to back. Please read it carefully, and in case of any query or any question, you may message me on my WhatsApp number. Don't leave, because I have to still cover the quality and the total OEE calculations. सर्विस सेक्टर और ह्यूमन डिपेंडेंट प्रोसेसेस में ओई से संबंधित कुछ जानकारी मैं अगली 4 स्लाइड में आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। जाइएगा मत, क्योंकि अभी भी मुझे क्वालिटी और ओई की संपूर्ण कैलकुलेशंस को बताना बाकी है। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। And how to calculate quality? It's very easy. That is good or okay output divided by total output. And you might have noticed that the numerator of performance has become the denominator of quality. और क्वालिटी को कैसे निकालें? बहुत आसान है। गुड और ओके क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि परफॉर्मेंस का न्यूमरेटर क्वालिटी का डिनोमिनेटर बन जाता है। 2 losses which were given by Nakajima which can lead to low quality are defects and startup losses. जो 2 लॉस नाकाजीमा जी ने दिए जो कि लो क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो हैं प्रोसेस डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स और startup losses. So let us calculate the OEE for manufacturing unit, where we have calculated availability as 89.47% and performance as 94.11%. Suppose out of 40 parts, 2 parts were rejected. So the quality will be good parts or okay parts, which is 38 parts, divided by total parts or total output, which is 40 parts, is equal to 95%. So OE will be availability 89.47% into performance, which is 94.11%, into quality, which is 95%, is equal to 80% for shift A on 14th January 2025 for that manufacturing facility. तो एक बार उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ओई देख लेते हैं, जिसकी 14 जनवरी 2026 की शिफ्ट ए की अवेलेबिलिटी हमने 89.47% निकाली थी और परफॉर्मेंस 94.11% निकाली थी। उस शिफ्ट में 40 पार्ट बने, जिसमें से 2 पार्ट रिजेक्ट हो गए, तो ओके पार्ट हो गए 38 डिवाइड बाय टोटल पार्ट थे 40, तो क्वालिटी हुई 95%। OEE निकल कर आई अवेलेबिलिटी 89.47%, परफॉर्मेंस 94.11% into quality 95%. So total OEE is equal to 80% for shift A on 14th January 2026. And the OEE for customer care center, where the availability for night shift on 15th January 2025 was 97.6%. Performance was 99%. On that day, in that particular shift, the output was 66. Out of 66 calls, none of the call were rejected by QC. So all calls were good. So the quality was 100%. So OE for that shift on that day was 97.6% because of availability into 99% because of performance into 100% because of quality equal to 96.62%. एक उदाहरण हम कस्टमर केयर सेंटर का भी देख लेते हैं, जिसकी नाइट शिफ्ट की 15 जनवरी 2025 को अवेलेबिलिटी थी 97.6%
और परफॉर्मेंस थी 99%। उस दिन उस शिफ्ट में उन्होंने टोटल 66 कॉल्स की और कोई भी कॉल क्यूसी के द्वारा रिजेक्ट नहीं की गई, तो सारी की सारी कॉल्स ठीक थी। सो क्वालिटी वाज 100% ऑन दैट डे इन दैट शिफ्ट। तो ओई कितनी होगी? अवेलेबिलिटी जो थी 97.6% इंटू परफॉर्मेंस जो 99% इंटू क्वालिटी जो है 100%। सो द ओई इज इक्वल टू 96.62% for that shift on that day. In OEE calculations, quality can never be more than 100%. OEE की कैलकुलेशन में क्वालिटी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। On your screen, I am displaying some guideline about the benchmark figures for OEE. मैं आपकी स्क्रीन पर OEE की बेंचमार्क फिगर की कुछ गाइडलाइन दे रहा हूँ। Please note these benchmark figures can vary from industry to industry, sector to sector. एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये OEE की बेंचमार्क फिगर जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। Why 85% OEE is considered as world class OEE is being demonstrated with some examples in this slide. 85% OEE को वर्ल्ड क्लास OEE क्यों माना जाता है उसको मैंने कुछ उदाहरण के साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट OEE more than 90%. Achieving OEE more than 90% is a very difficult task, and if you are getting that OEE, then you should review it whether it is achieved on papers or in practicality. OEE को 90% से ज़्यादा अचीव करना प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर कोई आपको 90% से ज़्यादा की OEE दे रहा है या डिमांड कर रहा है तो वो कागज़ों में तो पूरी की जा सकती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आफ्टर गिविंग यू knowledge about OEE, I would also like to say that OEE should not be applied blindly anywhere or everywhere. OEE की नॉलेज देने के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि OEE को ब्लाइंडली हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। नाकाजिमा, who was also called as the father of TPM, originally developed OEE specifically for individual machine or equipments and not for the area or section, where number of operators work on different stations in a single assembly or production or packaging or sorting line, but that line is an automated line, their OEE is also applicable. We can call it as OEE for line or OLE, that is overall line effectiveness. Why? Because in automated lines, humans are expected to work like machines with only planned with breaks. In fact, they all work on a single machine, that is line. In short, OEE should be ideally calculated machine or equipment or line wise, such as OEE for equipment 1, 2, 3 or OLE for line 1, 2, 3, etc. etc. OEE is a bottom-up approach. So if OEE is calculated for the whole plant or section or an area, which in fact is a good practice if OEE is correctly understood and applied appropriately. But to improve the OEE of plant, section or area, OEE of bottleneck equipments, machine and lines need to be identified. When I say need to be identified, that means separately identified by having a system in place to focus, calculate and improve their OEE separately. For example, OEE for a plant is 85%, but it might happen that some of the machine can still have OEE of less than 60% और वाइस वर्सा। OEE एक बॉटम अप अप्रोच है। अगर आप प्लांट या एरिया या सेक्शन की OEE भी निकालते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपको OEE के कंसेप्ट
क्लियर है तो, बट फिर भी प्लांट एरिया या सेक्शन की ओई को इम्प्रूव करने के लिए आपको बॉटलनेक मशीन, इक्विपमेंट या लाइन तक जाना ही पड़ेगा और एक ऐसा सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि इंडिविजुअल लाइंस, इंडिविजुअल मशीन्स, इंडिविजुअल इक्विपमेंट की ओई को कैप्चर किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है और उनको फोकस किया जा रहा है। एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए आपके प्लांट की ओई 85% आ रही है, लेकिन हो सकता है कुछ बॉटलनेक इक्विपमेंट या मशीन्स की ओई 60% से भी कम हो और वाइस वर्सा। OE can also be applied where the output is not machine or equipment, but there OE has to be adapted rather than adopted. OE को वहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है जहाँ की आउटपुट मशीन या इक्विपमेंट डिपेंडेंट ना होकर ह्यूमन डिपेंडेंट हो। बट ह्यूमन डिपेंडेंट प्रोसेसेस में मेरी कुछ गाइडलाइन है, वो इस प्रकार है। माई रिकमेंडेड क्राइटेरिया इन ह्यूमन डिपेंडेंट जॉब्स आर: जॉब शुड आइडली बी सेम फॉर दैट OE कैलकुलेशन। OE कैलकुलेशन के लिए जॉब बिल्कुल सेम होना चाहिए। जॉब शुड हैव सेम रिपीटेटिव स्टेप्स एवरी टाइम। एवरी टाइम मीन्स इन अराउंड 99% केसेस। जॉब के अंदर जो स्टेप्स हैं वो रिपीटेटिव होने चाहिए। रिपीटेटिव का मतलब 99% टाइम वो रिपीट करें। एंड द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शुड बी वेरी क्लियर, नॉट कंफ्यूजिंग। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया गाइडलाइन शुड बी मोटिवेटिंग रेदर देन डीमोटिवेटिंग। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ना कि कंफ्यूज करें। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लोगों को मोटिवेट करे, ना कि डिमोटिवेट करे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू इम्प्रूव द OEE। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि OEE को कैसे इम्प्रूव करें। तो मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स से बचने की सलाह दूंगा और वो इस प्रकार है। सो प्लीज डोंट कमिट द कॉमन मिस्टेक्स, and these common mistakes are using OEE as a target only, comparing different machines and processes blindly, ignoring lost details, and treating OEE as a efficiency metric. For improving the OEE has to be broken into availability, performance, and quality, and we should work on the weaker area first. How? By identifying the reasons for low availability or low performance or low quality, and those reasons are called losses. दूसरी बात यह है कि OE को इम्प्रूव करने के लिए उसको अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी में ब्रेक करना चाहिए और वीकर एरिया पर अटैक करना चाहिए। आई होप दिस स्लाइड विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू टू कैप्चर OE and the losses on daily basis, monthly basis and yearly basis. मुझे उम्मीद है ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, जिसमें OE, उसका ब्रेकअप और लॉसेस को टुडे MTD और YTD बेसिस पर कैप्चर करना बताया गया है। एंड वंस यू हैव कलेक्टेड द डाटा एरिया वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, quality wise, performance wise, losses wise, then you can make a Pareto. Pareto is a very powerful tool which I have explained in module 12 and 13 of our free Six Sigma Black Belt YouTube video series. एक बार आपने एरिया वाइज, सेक्शन वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, लॉसेस वाइज डाटा कलेक्ट कर लिया है तो अब आप उसका पैरेटो बना दीजिए। पैरेटो कैसे बनाया जाता है इसको मैंने मॉड्यूल 12 और 13 में विस्तार पूर्वक बताया है। इस वीडियो सीरीज का मॉड्यूल 12 और 13 देखना ना भूलें। आई हैव मेड दिस स्लाइड टू गिव क्लैरिटी अबाउट द कंफ्यूजन रिलेटेड टू नंबर ऑफ लॉसेस। मैंने ये स्लाइड नंबर ऑफ लॉसेस के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई है। नाकाजिमा gave only 6 losses, and these 6 losses are fixed and non-negotiable. Why these 6 losses are non-negotiable and fixed? Because they are directly tied to the formula of OEE. नाकाजिमा जी ने तो सिर्फ 6 ही लॉसेस की बात की थी और ये 6 लॉसेस फिक्स्ड हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। ये 6 लॉसेस
इसलिए फिक्स्ड हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ओई की कैलकुलेशन को प्रभावित करते हैं। बट देयर आर अदर लॉसेस बियॉन्ड दिस विच कैन इफेक्ट ओई। बट इसके अलावा भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं जो ओई को इफेक्ट करते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ 16 लॉसेस एज डिफाइंड इन टीपीएम। ये 16 लॉसेस की लिस्ट है जो टीपीएम में दिए हैं। बट वन थिंग विच इज important टू मेंशन here is that not all of them affect OE calculations. बट एक चीज़ यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि सभी 16 लॉसेस OE कैलकुलेशंस को इफेक्ट नहीं करते। These 16 losses are divided into 4 categories. One is equipment or machine losses. Second is labor or manpower losses, sometimes also called as management losses. Third is resource/utility losses. And fourth is planning/system losses. ये सभी 16 लॉसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है इक्विपमेंट या मशीन लॉसेस, दूसरी कैटेगरी है लेबर लॉसेस जिसको मैनेजमेंट लॉस भी कहा जा सकता है, तीसरी है रिसोर्स या यूटिलिटी लॉसेस और चौथा है प्लानिंग या सिस्टम लॉसेस। आई फॉलो my own list of 16 losses which I have displayed on your screen. I hope it will be useful to you. मैं अपनी खुद की 16 losses की लिस्ट फॉलो करता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। So the summary is for OEE, you should define the number of losses yourself as per your experience and as per your need, without ignoring 6 major losses given by Nakajima-san, and categorize those losses which leads to stoppages, which leads to low performance, and which leads to non-acceptable quality. I will now display 5 different exercises which are from manufacturing sector and service sector related to OE calculations. अब मैं एक के बाद एक 5 एक्सरसाइजेस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। आई विल रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइजेस वन बाय वन। द सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो इटसेल्फ। मुझे उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइजेस को एक के बाद एक ज़रूर ट्राई करेंगे। चिंता मत कीजिए, इनके सॉल्यूशंस भी इसी वीडियो में हैं। आई विल कम बैक अगेन आफ्टर द एक्सरसाइजेस आर ओवर। एक्सरसाइज ओवर होने के बाद मैं एक बार दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा। Finally, I want to say that OE is not a number to impress, but it is a mirror to expose losses. Low OE is not a failure. Unseen loss is a failure. See you very soon
with our next module. जल्दी ही आपसे अगले मॉड्यूल में मुलाकात होगी. But don't leave and watch till end to know about how you can obtain Six Sigma or Lean Six Sigma Black Belt, Green Belt or Yellow Belt certificate through us. This information is being given at the end of this video. अभी जाइएगा नहीं, इस वीडियो को ये जानने के लिए अंत तक देखिए कि आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट या ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं. इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है. लेट मी क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ. जल्दी से अपने बारे में बता दूं. आई एम पंकज अग्रवाल. आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेटर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवाइजर एंड लाइफ कोच. I am also a trainer on Six Sigma Black Belt and Six Sigma Master Black Belt. The name of my company is Simply Dhruv. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Aggarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video और you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं. If you don't want to miss the information about the next module, please like and subscribe this video now. अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें. I have also made very useful and powerful video on behavioral subject. मैंने behavioral और motivational subject पर भी बहुत powerful video बनाए हैं. I hope you would have liked this video and this video was very useful to you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा. If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. फिर मिलेंगे.